नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में मैं ओपी शर्मा भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अपन ने कक्षा 12 का सिलेबस शुरू कर रखा है, तो सभी साथी आपके अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपके लिए महत्वपूर्ण जो क्लास है कक्षा 12 के लिए अकॉर्डिंग जो BSER अपना सिलेबस है, राजस्थान बोर्ड का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, अपन बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी करेंगे। तो सभी साथी जुड़े। और हमने पहली बुक कक्षा 12 की जो मानव भूगोल है यानी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत है उसकी चर्चा शुरू कर रखी है। उसका चैप्टर सेकंड जो है उसमें है विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। इसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। तो सभी साथी सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल से अवश्य जुड़े और अपनी जो क्लास है, अपना जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और अन्य साथियों को भी शेयर कर दें। कल अपने इससे पहले चर्चा कर ली है कि जनसंख्या किसे कहते हैं और जनसंख्या को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। इसके अलावा हमने यह भी देखा है कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या है और जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि क्या है। फिर जन्म दर यानी जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक है उसकी चर्चा विस्तार से अपन ने की, जिसके अंदर 3 घटक अपने कौन कौन से देखे थे, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। तो जन्म दर, अशोधित जन्म दर है उसकी चर्चा अपन ने की थी, अशोधित मृत्यु दर की चर्चा विस्तार से अपन ने की थी। आज अपन देखते हैं तीसरा प्रमुख जो कारण है उसका नाम है प्रवास। किस प्रकार से प्रवास जो है जनसंख्या है उसमें परिवर्तन लाता है। तो प्रवास की बात आती है साथियों, तो अपन देखेंगे यहाँ पे किस प्रकार से वो चेंजेस लाता है। तो प्रवास जो है उससे पहले अशोधित जन्म दर CBR प्रति 1000 स्त्रियों के द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या के रूप में इसको देखा जाता है। तो इसकी गणना किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटा किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य की जनसंख्या और मल्टीप्लाई 1000 से गुणा करते हैं, क्योंकि ये 1000 पे ही निकाला जाता है इस कारण से, ठीक है ना। तो ये अपन ने देख ही लिया पहले। और उसके बाद में है अशोधित मृत्यु दर के बाद में है जन्म दर के बाद में अशोधित मृत्यु दर CDR। तो इसमें अशोधित मृत्यु दर क्या होती है, तो किसी वर्ष विशेष में प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मरने वालों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। इसकी गणना भी अपने देख ली है कि किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटा किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य की कुल जनसंख्या और मल्टीप्लाई 1000, क्योंकि ये भी 1000 पे निकाला जाता है। अगला बिंदु है प्रवास। ये प्रवास जो है इसको अपन देखते हैं। तो प्रवास क्या होता है मुख्य रूप से, सामान्य सा अर्थ इसका देखें तो यह होता है किसी स्थान विशेष से गमनागमन, आना जाना, लोगों का आना जाना। यदि किसी स्थान विशेष के ऊपर से लोग किसी अन्य स्थान की ओर जाते हैं तो उस स्थान से उनका प्रवास होता है, और जिस स्थान को जाते हैं वहां के लिए वो आप्रवासी होते हैं, और जिस स्थान को छोड़ते हैं उस स्थान के लिए वो उत्प्रवासी होते हैं। तो आप्रवास और उत्प्रवास, तो लोगों का क्या हो गया, सामान्य अर्थ में इसका अर्थ क्या हो गया, किसी स्थान पर लोगों का गमनागमन। इसके 2 बिंदु होते हैं। एक व्यक्ति जिस स्थान को छोड़ता है वो उसका उद्गम स्थान होता है। तो उद्गम किसे कहेंगे, तो बेसिकली यदि परीक्षा में पूछ ले अपन कैसे लिखेंगे कि वह स्थान जहां से लोग दूसरे स्थान को जाते हैं तो उनका उद्गम कहलाता है, ठीक है। दूसरा है गंतव्य स्थान, तो वो होता टारगेट, आगे गंतव्य जहां उनको पहुंचना है, तो वह स्थान जहां पर लोग दूसरे स्थान से आते हैं या उनका पहुंचने वाला स्थान, कौन सा, पहुंचने वाला स्थान, कि जहां उनको पहुंचना है उस स्थान को मुख्य रूप से उनका क्या कहलाते हैं, कह सकते हैं गंतव्य स्थान के रूप में उसको अपन जान सकते हैं। तो उद्गम स्थान और दूसरा गंतव्य स्थान। जहां अगला देखिए, अगला है प्रवास क्या है। तो प्रवास मुख्य रूप से साथियों की प्रवास मनुष्य व संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने के लिए एक स्वतः स्फूर्त प्रयास, स्वतः स्फूर्त प्रयास भी हो सकता है, अपने आप स्फूर्त होने वाला एक प्रयास है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि लोगों को किसी क्षेत्र विशेष की जो सुविधाएं है वो आकर्षित करती है, और लोग उस मूल स्थान को छोड़ करके, अपने मूल स्थान को छोड़ करके और उस प्रदेश में जाना पसंद करते हैं जहां पे उनको अच्छी सारी फैसिलिटी, अच्छी सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है ना। तो प्रवास मुख्य रूप से एक प्रकार से स्वतः स्फूर्त हो सकता है, क्योंकि किसी प्रदेश विशेष की सुविधाएं, यह स्वतः स्फूर्त
क्यों होता है? क्योंकि किसी प्रदेश विशेष की सुविधाएं किसी व्यक्ति विशेष को वहां आकर्षित करती है ना। तो इन सुविधाओं के कारण व्यक्ति उस स्थान के लिए आकर्षित होता है। अब इसमें प्रवास के दो बिंदु आते हैं। एक का नाम होता है आप्रवास, तो किसी स्थान विशेष पर आना आप्रवास कहलाता है, और एक होता है उत्प्रवास, किसी स्थान विशेष से जाना, उसका उत्प्रवास कहते हैं। अब इसको यदि एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं अपन दास मेरे साथियों, तो अपन कैसे देखेंगे कि ए व्यक्ति जयपुर से दिल्ली गया। तो यहां यदि उदाहरण अपन देखते हैं तो ए व्यक्ति के लिए मुख्य रूप से कहां से गया, छोड़ा किसको है? जयपुर को छोड़ा है। तो जयपुर के लिए ए व्यक्ति क्या है? उत्प्रवासी। और दिल्ली वो गया है, तो दिल्ली के लिए क्या हो गया? यहां पहुंचा है तो आप्रवासी। इसका मतलब यह हुआ कि किसी स्थान विशेष को छोड़ के अपन नए प्रदेश में जाते हैं, तो जिसको छोड़ते हैं उसके लिए अपन क्या होते हैं? उत्प्रवासी। और जिस स्थान पर जाते हैं उसके लिए क्या होते हैं? आप्रवासी। ठीक है ना। तो उत्प्रवास और आप्रवास। उसके बाद में प्रवास को प्रभावित करने वाले दो प्रकार के कारक होते हैं, यानी प्रवास के कारक। तो प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं उसको अपन दो प्रकारों में बांटते हैं। ये प्रश्न बहुत बार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है, कई बार पूछ लिया गया है ना। एक तो होता है प्रतिकर्ष कारक, एक होता है अपकर्ष कारक। अब जो प्रतिकर्ष कारक, प्रति शब्द का अर्थ होता है विलोम, है ना। इसका मतलब ऐसे कारक होते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए उस स्थान विशेष को छोड़ने के लिए उसको मजबूर करें, ऐसे कारक। तो किसी स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर करने वाले कारक प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। अब स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर करने वाले कारक कौन से हो सकते हैं? तो दोस्तों इसमें जैसे बेकारी, किसी प्रदेश में रोजगार का अभाव है, वहां रोजगार नहीं मिलता, लोग बेकारी से परेशान है, तो वो क्या करते हैं? नए रोजगार के सृजन के लिए, नए रोजगार की उपलब्धता के लिए नए प्रदेश में चले जाते हैं। दूसरा है निम्न दशाएं, यह रहन सहन की निम्न दशाएं। किसी प्रदेश में से कोई किसी व्यक्ति विशेष का रहन सहन ठीक नहीं है, यहां व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, तो वो क्या करता है? उस प्रदेश विशेष को छोड़ता है और नए प्रदेश में उच्च सुविधाओं के लिए गमन करता है। इसके अलावा महामारी, अपने कोविड के समय आपने देखा भी होगा कि काफी ऐसे प्रदेश थे कोविड-19 के समय जिनको लोगों ने छोड़ के सेफ स्थान पे गए। ये तो ताजा ही उदाहरण अपने समक्ष है। तो कोविड या अन्य कोई महामारी है, पहले प्लेग फैलता था, इसके अलावा अन्य बीमारियां जो फैलती थी, तो इन बीमारियों से बचने के लिए लोग क्या करते हैं? महामारी से बचने के लिए किसी स्थान को छोड़ते हैं और नए प्रदेश में जाते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि भूकंप, बाढ़, सूखा आदि प्राकृतिक आपदाएं हैं जिसमें लोगों को काफी परेशानियां होती है, तो ऐसे प्रदेश में, ऐसे समय विशेष में लोग उस प्रदेश को छोड़ते हैं। प्रतिकूल जलवायु, अब प्रतिकूल कौन सी होती है? या तो अति शीत, या अति उष्ण, या अति आर्द्र, है ना, या अति शुष्क। ये ऐसी जलवायु है, यह कंडीशन इस प्रकार की है जो किसी प्रदेश को छोड़ने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि ये कठोर जलवायु दशाएं पाई जाती है मुख्य रूप से। तो ऐसी जलवायु के कारण व्यक्ति विशेष को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस कारण से व्यक्ति विशेष क्या करता है? किसी स्थान विशेष को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। तो ये सभी कारक जो आपके समक्ष नजर आ रहे हैं, सभी कारक प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रतिकर्ष कारक। अगला अब है अपकर्ष कारक, ऐसे कारक जो किसी स्थान विशेष पर लोगों को आने के लिए आकर्षित करता है ना, आकर्षित करने वाले, अपकर्ष आकर्षित करने वाले कारक। ठीक है, तो किसी स्थान विशेष पर आकर्षित करने वाले कारक अपकर्ष कारक कहलाते हैं। अब अपकर्ष कारक यानी आकर्षित करने वाले कारक कौन से हो सकते हैं? तो साथियों वे कारक जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, यथा उच्च जीवन स्तर। तो नगरीय जीवन जो है उनका जो स्टैंडर्ड होता है, लिविंग स्टैंडर्ड नगरों का होता है, थोड़ा सा हाई होता है गांव की बजाय, है ना। तो नगरीय सुविधाएं जो है लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो नगरीय गांव से नगरों की ओर जो प्रवास है वो देखने को अक्सर ज्यादा मिलता है। अच्छी शिक्षा सुविधा, यदि किसी प्रदेश में अपन जाते हैं वहां सुविधा अच्छी मिलती है, शिक्षा अच्छी मिलती है और शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा के लिए अच्छी संस्थाएं मिलती है, तो व्यक्ति विशेष उस प्रदेश में जाता है।
अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए भी व्यक्ति क्या करता है, नगरीय क्षेत्र को अपने रहन सहन के लिए या अपने निवास के लिए चयन करता है। इसके अलावा रोजगार के अवसर, यानी नगरों में क्या है, रोजगार के अवसर है, थोड़े से गांव की बजाय ज्यादा उपलब्धता अच्छी होती है, इस कारण से लोग गांव से शहर की ओर प्रवास करते हैं। इसके अलावा शांत वातावरण, शांत का मतलब यहाँ शोरगुल से नहीं है, यानी शांत का मतलब है लड़ाई, युद्ध, है ना, आदि से सुरक्षित, ऐसा वातावरण जिसमें किसी प्रकार की अशांति नहीं हो, तो ऐसे प्रदेश को लोग अपने रहने के लिए अक्सर चुनते हैं। और प्रवास की मुख्य रूप से 4 धाराएं देखने को मिलती है यहाँ पे, है ना। तो ये जो प्रवास होता है उसकी 4 धाराएं देखने को मिलती है, गांव से गांव, नगर से नगर, नगर से गांव और गांव से नगर, है ना। 4 धाराएं मुख्य रूप से मिलती है। कुछ फैक्ट अपने बुक में दे रखे हैं कक्षा 12 के अंदर। क्या लिखा है कि पिछले 500 वर्षों में विश्व की जनसंख्या है उसमें 10 गुना वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? पिछले 500 वर्षों में विश्व की जनसंख्या में 10 गुना वृद्धि हुई है। अकेले 20वीं शताब्दी में, अकेले 20वीं शताब्दी में जनसंख्या जो है वो 4 गुना, 500 वर्षों में 10 गुना बढ़ी है, केवल 20वीं शताब्दी में 4 गुना बढ़ी है। पूछ ले क्यों बढ़ी है, तो इसका कारण है कि जो पिछली 20वीं शताब्दी है उसमें जो लिविंग स्टैंडर्ड है संपूर्ण विश्व का, जैसे कि महामारियां कम हुई है, शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है, मृत्यु दर को गिरा लिया गया है ना, और खाद्यान्न उपलब्धता है उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो कई कारण ऐसे रहे हैं जिसके कारण है इस समय जनसंख्या है उसमें 4 गुना वृद्धि हुई है। प्रतिवर्ष लगभग 8 करोड़ लोग, कितने? प्रतिवर्ष लगभग 8 करोड़ लोग पूर्व जनसंख्या में जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से हर वर्ष है संपूर्ण विश्व की जनसंख्या में कितनी बढ़ोतरी हो जाती है? 8 करोड़ की बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, इस कारण से ये कुछ फैक्ट है जो अपनी बुक में दे रखे हैं। यहां से कोई प्रश्न आता है तो चलिए आप सरल कर सकते हैं। उसके बाद में जनसंख्या जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। अब बीच में एक देख लेते हैं, अभी मैंने कहा था बीच में थोड़ा सा ये देख लेते हैं अपन कि प्रवास की धाराएं। तो प्रवास की मुख्य रूप से 4 धाराएं पाई जाती है। कितनी धाराएं पाई जाती है? 4 धाराएं। वो 4 धाराएं कौन कौन सी है? तो पहला तो है लोग, सबसे अधिक जो प्रवास देखने को मिलता है गांव से लोग नगर की ओर जाते हैं। अच्छी शिक्षण सुविधा और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा और रोजगार के उत्तम अवसर। दूसरा है लोग गांव से दूसरे गांव की ओर भी जाते हैं। तीसरी धारा मुख्य रूप से है वो नगर से पुनः गांव की ओर भी आते हैं। अभी कोविड में ऐसा ही हुआ था, नगर से गांव की ओर लोग आए थे। और चौथा है गांव से गांव हो गया, नगर से लोग नगर की ओर भी जाते हैं। यानी जो एक नगर है उसमें लोग जो है संतुष्ट नहीं है तो दूसरे नगर की ओर जाते हैं। इसमें जो गांव से गांव वाला बिंदु है यह अक्सर महिलाओं में, यह प्रवास महिलाओं में ज्यादा होता है ना। यह प्रवास महिलाओं में अधिक होता है। कारण क्या है? अपनी जो व्यवस्था है वैवाहिक स्थिति के कारण, यानी अक्सर महिलाएं जो है शादी के बाद में ससुराल जाती है, और जब एक गांव से दूसरे गांव में महिला की शादी कर दी जाती है तो अपने परंपरा है कि महिलाएं अपने ससुराल जाती है तो अपना मायका जो है ना, मायका छोड़ कर जाती है और अपने ससुराल में शामिल हो जाती है, वही रहना पसंद करती है। व्यवस्था ही अपनी है, पसंद क्या करती है, उसको रहना ही पड़ता है। कुछ क्षेत्र ऐसे है जैसे कि अपने गारो खासी जयंतियां मिजोरम के अंदर है ना, मिजो, इसके अलावा खासी है ना, और गारो, मेघालय की गारो, ये पूर्व की कुछ जनजातियां हैं है ना। जयंती
ये कुछ जनजातियां हैं, इन जनजातियों में एक प्रवृत्ति थोड़ी सी विपरीत पाई जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो महिला है वो ससुराल न जाकर के, पुरुष जो है वो मुख्य रूप से अपने ससुराल जाकर के रहा करते। जैसे अपने यहाँ महिला रहती है तो इन जनजातियों में अभी क्या है, पुरुषों का शादी के कारण क्या होता है, प्रवास होता है। तो मुख्य रूप से 4 धाराएं, गांव से नगर, गांव से गांव, नगर से गांव और नगर से नगर, ये 4 प्रमुख प्रवास की धाराएं देखने को मिलती है। ठीक है, अगला देखिए। अब है जनांगीय संक्रमण सिद्धांत। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की यदि अपन बात करते हैं साथियों, तो जनांगीय संक्रमण का मतलब क्या होता है, तो जनसंख्या की जो वर्तमान स्थिति होती है, उस वर्तमान स्थिति में आने वाले समय में होने वाला चेंजेज एक प्रकार से संक्रमण होता है। ठीक है, किस प्रकार के कह सकते हैं अपन थोड़ा, तो ये संक्रमण किस प्रकार से होता है, तो जनांगीय संक्रमण के अंदर मुख्य रूप से जनसंख्या जो वर्तमान स्थिति में है उसकी जो स्थिति है उसमें परिवर्तन हो जाता है। कैसे होता है, इसका उपयोग जनांगीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन के लिए और पूर्वानुमान के लिए किया जाता है ना। संक्रमण चक्र, उसमें क्या है, संक्रमण चक्र में क्या देखा जाता है, जनसंख्या का ग्रामीण खेतीहर और अशिक्षित से नगरीय औद्योगिक और शिक्षित होना एक प्रकार का जनांगीय संक्रमण का उदाहरण कह सकते हैं या रूप कह सकते हैं। जैसे कि आदिकाल में जनसंख्या किस रूप में थी, ग्रामीण थी। व्यवसाय मुख्य क्या था, खेती करते थे। शिक्षा क्या थी, लगभग जनसंख्या अशिक्षित थी, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, है ना। और जैसे जैसे समय बदला, संक्रमण हुआ, चेंज हुआ और नवाचार हुआ, है ना, और मनुष्य सभ्य हुआ, उसके साथ साथ में कैसा हो गया, नगरीय हो गया, शिक्षित हो गया और व्यवसायिक हो गया। समझ गए। इस प्रकार से ये जो चेंज है किससे, ग्रामीण खेतीहर अशिक्षित से नगरीय शिक्षित और व्यवसायिक हो जाना जनसंख्या का, ये एक प्रकार से अपन क्या कह सकते हैं, इसको जनांगीय संक्रमण कह सकते हैं, यानी परिवर्तन हो रहा है, इसको अपन संक्रमण या परिवर्तन के नाम से जानते हैं। अब ये एक थ्योरी है जनांगीय संक्रमण सिद्धांत का, एक फॉर्मूला यहां दे रखा है। जनांगीय संक्रमण, इसमें मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं दे रखी है। यह प्रथम अवस्था दे रखी है पहली, और ये द्वितीय अवस्था दे रखी है, और ये तृतीय अवस्था दे रखी है। प्राथमिक, द्वितीय को तृतीय 3 अवस्थाएं दे रखी है। इसमें जो खड़ी लाइन दे रखी है ये किसको दिखाती है, जन्म दर और मृत्यु दर को दिखा रही है, जन्म दर और मृत्यु दर को दिखा रही है। उसके बाद में ये आपको आडी लाइन दिखाई दे रही है डायग्राम के अंदर, और ये समय के साथ में जो बदलाव को बता रही है कि समय के साथ में किस प्रकार का बदलाव, तो ये टाइम को बता रही है कि समय के साथ में कैसे कैसे विश्व में बदलाव होते चले गए। अब ये जो प्रथम अवस्था मुख्य रूप से संक्रमण की है, उसमें देखिए यहां लिखा है, पहली अवस्था के अंदर यहां क्या लिखा है, यहां लिखा है बांग्लादेश के वर्षावन के आदिवासी, बांग्लादेश के वर्षावन के आदिवासी। अब इन आदिवासी चाहे बांग्लादेश के वर्षावन के हो, चाहे भूमध्य रेखीय प्रदेश के हो, चाहे कालाहारी मरुस्थलीय प्रदेश के बुशमैन हो, चाहे एस्किमो जनजाति हो, मुख्य रूप से जो आदिवासी क्षेत्र जो है वो आज पहली अवस्था में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और उस अवस्था का मतलब क्या है कि उनकी जन्म दर है वो भी कैसी है, उच्च पाई जाती है, और मृत्यु दर जो है वो भी उच्च पाई जाती है। यहां यह जो ग्रीन जो आपको सिग्नल दिखाई दे रहा है किसको दिखा रहा है, मृत्यु दर को, और ये वाला जन्म दर को दिखा रहा है। यहां दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इसका मतलब इन आदिवासी क्षेत्रों में इनका रहन सहन, जीवन का स्टैंडर्ड आज भी प्राचीन है, शिक्षा की इनमें आज भी कमी है, आज भी यायावर घुमक्कड़ जीवन यापन कर रहे हैं, और नगरीय सुविधा इनके पास में, यानी इनका जीवन नगरीय आज भी नहीं हुआ है ना। इसलिए मुख्य रूप से इनमें क्या है, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर पाई जाती है। लेकिन
जब जन्म दर उच्च हो और मृत्यु दर भी उच्च हो तो प्राकृतिक वृद्धि न्यून रहती है। समझ गए, जनसंख्या स्थिर सी बनी रहती है। कैसी बनी रहती है? स्थिर सी बनी रहती है। ठीक है, उसके बाद में यहां से दूसरी अवस्था स्टार्ट करते हैं अपन, और यह एक आपको दिखाई दे रहा है इधर से, यह जन्म दर का आरेख है, वो ऊपर से नीचे की ओर डाउन जा रहा है। दूसरा जो आरेख है वो अचानक डाउन हो गया है। ये वाला जो आरेख आपको नजर आ रहा है ये मृत्यु दर का है, ये अचानक डाउन हो गया। इसका मतलब द्वितीय अवस्था जो थी, इस अवस्था के अंदर मुख्य रूप से विभिन्न जो देश थे उन्होंने क्या किया है, जन्म दर के ऊपर ध्यान नहीं दिया बल्कि मृत्यु दर को तुरंत गिरा लिया। और मृत्यु दर को जब गिरा लिया और जन्म दर है वैसी की वैसी बनी रही, तो दोनों के बीच का जन्म और मृत्यु का अंतर क्या कहलाता है? प्राकृतिक वृद्धि कहलाता है। यह अपने पढ़ाई भी है, जन्म माइनस मृत्यु, दोनों की जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है? प्राकृतिक वृद्धि कहलाता है। तो इसका मतलब इसमें प्राकृतिक वृद्धि ज्यादा है, इसका मतलब जनसंख्या में अचानक इसमें उछाल आता है, क्योंकि मरने वाले कम है और जन्म लेने वाले ज्यादा है। तो ये प्राकृतिक वृद्धि जनसंख्या की जो प्रारंभिक अवस्था है, प्रारंभिक जो जनसंख्या है उसमें प्लस होकर के और जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो जाती है। अब इसमें जो प्रारंभिक द्वितीय अवस्था में जो स्टार्टिंग स्टेज है उसके अंदर पेरू देश है ना, पेरू मुख्य रूप से दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तटीय देश पेरू देश है, इस कंडीशन से गुजरा है। फिर धीरे धीरे सुधार की ओर बढ़े तो यहाँ श्रीलंका, केन्या, भारत, ठीक है, ऐसे देश है जो मुख्य रूप से है ना किसमें अपन मध्य द्वितीय अवस्था की ओर अपन गुजर रहे हैं। तो इस प्रारंभिक स्टेज में पेरू है जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर, यानी जन्म दर जो है वैसी वैसी बनी हुई है, मृत्यु दर में काफी तेजी से गिरावट हुई है। फिर हम आगे चले यहाँ पे, तो इस स्टेज के अंदर अपन देखते हैं तो भारत, श्रीलंका, केन्या ऐसे देश है जिनमें मुख्य रूप से क्या है, धीरे धीरे जन्म दर भी गिर रही है और मृत्यु दर भी गिर रही है। ठीक है, ये सेकेंड अवस्था। लेकिन यहाँ प्राकृतिक वृद्धि धीरे धीरे घट रही है, बीच में ज्यादा है, स्टार्टिंग में प्राकृतिक वृद्धि इसमें कम पाई जाती है। ठीक है, अब तीसरी अवस्था, थर्ड स्टेज। तीसरी अवस्था को यदि अपन देखते हैं तो अपन क्या पाते हैं साथियों, यहां देखिए दोनों रेखाएं आपस में मिल चुकी है, यानी एक साथ साथ चल रही है, दोनों साथ साथ चल रही है। अब देखो कंडीशन वही है कि यहां जन्म दर और मृत्यु दर साथ साथ है, यानी जन्म दर भी निम्न है और मृत्यु दर भी निम्न है। यहां पे दोनों निम्न है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या है, निम्न पाई जाती है। ठीक है ना, एक सेकंड, फोन कौन सा है। तो जन्म दर और मृत्यु दर इसमें दोनों निम्न पाई जाती है, किसमें, तीसरी स्टेज जो है, थर्ड अवस्था है इसके अंदर। ठीक है, इसमें जन्म और मृत्यु दोनों कैसी है, निम्न पाई जाती है। और यहां जो पहली अवस्था थी इसमें जन्म और मृत्यु दोनों उच्च थी। हालांकि इसमें भी प्राकृतिक वृद्धि जो है यानी जनसंख्या वृद्धि है वो स्थिर थी, और यहां पर भी अपन देखते हैं जनसंख्या वृद्धि जो है वो स्थिर है। ठीक है, यहां पर जनसंख्या काफी तेजी से नहीं बढ़ रही है, लेकिन यहां देश कौन से है वो थोड़ा चेंज हुआ है कि यहां पे देश मुख्य रूप से है वो कुछ अलग है। कौन से देश है, तो अपन देखते हैं यहां विकसित अर्थव्यवस्थाएं, मुख्य रूप से कौन सी अर्थव्यवस्थाएं हैं यहाँ पे, विकसित अर्थव्यवस्था। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, जैसे कि कनाडा, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जिन्होंने मुख्य रूप से अपना विकास कर लिया है, और शैक्षणिक दृष्टि से भी ये काफी आगे है, चिकित्सा सुविधा में काफी आगे है, और विकसित अर्थव्यवस्थाएं बड़ी है। तो दोनों ने क्या किया है, अपनी जन्म दर को भी गिरा लिया और मृत्यु दर को भी गिरा लिया। इसका मतलब यहाँ पे विकसित जो अर्थव्यवस्था है उनमें जन्म दर भी निम्न पाई जाती है और मृत्यु दर भी निम्न पाई जाती है। तो ये संक्रमण सिद्धांत ये कहता है कि मनुष्य जो था, जब तक सभ्य मनुष्य नहीं हुआ था, शिक्षा और नवाचार नहीं था, जब वो प्रारंभिक अवस्था में था तब तो आदिम पहली अवस्था में था, और उसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों यहाँ उच्च होती थी। ठीक है, और फिर जैसे दूसरी अवस्था में आया तो दूसरी अवस्था के अंदर है प्राकृतिक वृद्धि का बड़ा गैप देखने को मिला, और जनसंख्या है उसमें क्या हुआ, विस्फोटक उछाल आया। तो पूछा जाए कि किस अवस्था में जनसंख्या है उसमें विस्फोटक उछाल आया, तो दूसरी अवस्था के अंदर। किस अवस्था में विकसित देशों की
अवस्थिति पाई जाती है तो तीसरी अवस्था में विकसित देश पाए जाते हैं। किस अवस्था में आदिम जनसंख्या मुख्य रूप से पाई जाती है, आदिवासी लोगों की अवस्थिति होती है तो प्राथमिक अवस्था के अंदर। किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दोनों उच्च होती है तो प्राथमिक अवस्था में, है ना। इस तरह का प्रश्न यहाँ से आता है तो इजीली आप डायग्राम को देख के इसको सरल कर सकते हैं। बेसिक सी बात है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, समझ में आया होगा। उसके बाद में है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। जनसंख्या यदि तीव्र गति से बढ़ती है तो उसको किस प्रकार से अपन रोक सकते हैं। तो जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या है उसके कई नुकसान होते हैं, क्योंकि संसाधनों पर वजन बढ़ता है, भार बढ़ता है, संसाधनों का खर्च अधिक होता है। इसके अलावा अत्यधिक मात्रा में उतनी जनसंख्या को कवर करने के लिए सुविधाएं चाहिए। इतनी जनसंख्या उनके लिए आवश्यकता की पूर्ति के लिए अधिक से अधिक कल कारखानों की स्थापना की आवश्यकता होती है। इस कारण से प्रकृति पर दुष्परिणाम यानी पर्यावरण प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, हवा प्रदूषण, इसके अलावा मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण आदि, ओजोन परत में ह्रास, ग्रीन हाउस इफेक्ट आदि समस्याएं देखने को मिलती है। तो प्रकृति के लिए भी बढ़ती हुई जनसंख्या है और उसकी डिमांड है जो घातक सिद्ध हो रही है। हालांकि जनसंख्या को अपन सीधा तौर से कहें कि तुरंत अपन रोक नहीं सकते, क्यों? क्योंकि एक नई समस्या सामने आ रही है, और वो नई समस्या कौन सी सामने आ रही है? वृद्ध होती जनसंख्या। वृद्ध होती जनसंख्या। जो विकसित कंट्रियां हैं जिन्होंने जनसंख्या के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया और जनसंख्या को वहीं पे रोक दिया, तो उनमें ये बड़ी समस्या आ रही है कि जनसंख्या वृद्ध हो रही है। जापान है, चीन है, चीन की 1 चाइल्ड पॉलिसी है, मजबूर हो गया उसको पुनः चेंज करने के लिए। तो वृद्ध होती जनसंख्या है, उसे निजात पाने के लिए जरूरी है क्या कि जनसंख्या है उसको पूर्णतः अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। फिर भी जनसंख्या पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है। जहां जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है उन देशों की आर्थिक विकास की जो दोहरी गति है काफी डाउन पाई जाती है ना। तो किस प्रकार से इसको रोका जाए? पहला है लोगों में जन चेतना और या जन जागरूकता फैला करके अपन जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यानी बढ़ती हुई जनसंख्या की जो हानियां है वो लोगों को समझा करके, बता करके कि यदि जनसंख्या इसी कतर बढ़ती चली गई तो आने वाले समय में बड़ी समस्याएं होगी, है ना। तो अपन उनको बता करके आसानी से बढ़ती हुई जनसंख्या है उस पर कंट्रोल पा सकते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा उपाय है सरकार की कठोर नीति अपनाकर। सरकार क्या करे? कठोर नीति अपना दे कि बच्चे 2 या 2 से अधिक यदि होते हैं, या बच्चे 2 ही होंगे, उससे से अधिक 3 या 3 से अधिक बच्चे यदि होते हैं तो उनको सरकारी नौकरियों में, जैसे भारत सरकार ने नियम बना रखा है कि सरकारी नौकरी जो है उनको तभी मिलेगी जब उनके बच्चे 2 ही हो। चुनाव लड़ने के लिए तय कर रखा है कि 2 बच्चों से अधिक संतान जिनके है वो चुनाव में शामिल नहीं हो सकते। तो ये कुछ नियम जो बना दिए गए हैं, कठोर नियम जो है ये लागू किए गए हैं, ये जनसंख्या नियंत्रण के कारगर उपाय हो सकते हैं। तीसरा उपाय है परिवार नियोजन कार्यक्रम अपना करके भी जनसंख्या है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और चौथा कारण यहाँ पे है विवाह की औसत आयु में बढ़ा दिया जाए, यानी जो बाल विवाह है सरकार इसके ऊपर काफी सख्ती से काम कर रही है, बाल विवाह के ऊपर रोक लगा रही है। फिर भी काफी ऐसे क्षेत्र है भारत में और अपने राजस्थान में भी काफी ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे बाल विवाह आज भी हो रहे हैं, क्योंकि छोटी अवस्था में शादी कर देना महिला के लिए मातृत्व मृत्यु दर बढ़ती चली जाती है, बच्चे कुपोषित जन्म लेते हैं, और महिलाएं जो बालिकाएं जो होती है छोटी अवस्था में शादी होने के कारण शीघ्र अपरिपक्वता की स्थिति में मां बन जाती है, और उनके बच्चे भी किस प्रकार से अपरिपक्व पैदा होते हैं। दूसरा, वो शिक्षा से वंचित भी रह जाती है। तो ये कुछ कारण है जिस वजह से जनसंख्या है उसको क्या करना चाहिए, अपने को कंट्रोल करना चाहिए, रोकना चाहिए, यानी उस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। उसके बाद में है जनसंख्या के लिए थॉमस माल्थस का सिद्धांत। थॉमस माल्थस एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे और इन्होंने अपना सिद्धांत जो जनसंख्या के ऊपर दिया 1798 में, क्या कहा इन्होंने, देखते हैं। माल्थस एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 1798 में, यह प्रश्न पूछा गया है कि थॉमस माल्थस ने अपना सिद्धांत कब दिया, तो 1798 है ना, 1798 में अपना सिद्धांत दिया। और इनका सिद्धांत क्या था? तो इनके सिद्धांत के अनुसार इन्होंने कहा क्या है कि लोगों की जनसंख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा तेजी से बढ़ेगी। यदि लोगों की जनसंख्या है
उतनी तेजी से बढ़ेगी जितनी खाद्य आपूर्ति नहीं हो सकेगी। इन्होंने ऐसा सन 1798 में सोचा था। हालांकि आज स्थिति इसके विपरीत है। आज खाद्यान्न आपूर्ति काफी बढ़ चुकी है ना। आज तो हरित क्रांति के बाद में अपन कृषि की बात करें तो खाद्यान्न उत्पादकता है, वो कृषि उत्पादकता है काफी अच्छी हो गई है। आज अपने पास में स्टॉक पड़ा है, 2 वर्ष तक यदि अकाल भी पड़ जाए तो अपने पास में अच्छी उत्पादकता होने के कारण है अपने पास में अनाज है उसको स्टॉक में के रूप में देखा जा सकता है, उपलब्धता है और उन भागों में आसानी से पहुंचा सकते हैं जहां पर इसकी अधिक आवश्यकता है। तो आज वो समस्या नहीं है। माल्थस ने 1798 में कहा था, लेकिन फिर भी इनकी बात कहीं ना कहीं थोड़ी सी सटीक लागू होती है कि जनसंख्या जो है खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा तेजी से बढ़ेगी। अब उस पर कंट्रोल कैसे होगा? जनसंख्या वृद्धि का परिणाम क्या होगा? अकाल पड़ेगा, बीमारियां फैलेगी, युद्ध होंगे और जनसंख्या अपने आप ही नियंत्रित हो जाएगी। तो ऐसा किसने कहा है? थॉमस माल्थस ने। कौन था? ब्रिटिश अर्थशास्त्री, जिन्होंने अपना जनसंख्या सिद्धांत दिया और उसमें कब दिया? 1798 में। और उन्होंने क्या माना है कि लोगों की जनसंख्या है वो खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा काफी तेजी से बढ़ेगी। फिर कंट्रोल कैसे होगी? बढ़ती हुई जनसंख्या में अकाल की स्थिति और महामारियां, बीमारियां फैलेगी, या फिर आपस में युद्ध होंगे, गृह युद्ध होंगे और आपस में लड़ कट करके बीमार होकर के, है ना, और लोग खत्म हो जाएंगे और पुनः जनसंख्या बैलेंस में आ जाएगी। ये किसका माना था? थॉमस माल्थस का। ठीक है। उसके बाद में थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब सर्वा क्लासेज। थोड़ा सा इतना काम कर लें, ठीक है। और डाउनलोड सर्वा क्लासेज ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। और ये रिक्वेस्ट ओपी सर्वा सर आपसे कर रहे हैं, तो जरूर आप सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करोगे। इसके साथ साथ में अपना एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लोगे और वहाँ पर आपको संपूर्ण जो सिलेबस है ज्योग्राफी का, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का, साथ साथ में कक्षा 12 का सिलेबस आपको उपलब्ध हो जाएगा और यहाँ पे आपको नोट्स भी उपलब्ध हो जाएंगे। तो अवश्य यहाँ से आप प्राप्त करोगे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगली क्लास, अगला जो चैप्टर अपना होगा जिसमें मानव विकास की चर्चा अपने विस्तार से करेंगे, तो जो साथी जुड़ चुके हैं वो अन्य साथियों को भी जोड़ेंगे और क्लास को अन्य साथियों को शेयर भी करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए लेते हैं विदा इन्हीं शब्दों के साथ में कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। इन्हीं शब्दों, इन्हीं भावों के साथ में, इसी जज्बात के साथ में आज की क्लास को देते हैं विराम। जय हिंद, जय भारत।